हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे अपने चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर। साउथ सिटी पीसीएमबी पर हम कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, यानी पूरे साल का कोर्स हम यहाँ करेंगे आपके साथ, और वो भी सिर्फ रिवीजन के टाइम में। एग्जॉस्टिव कोर्स कवरेज है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम सेशंस हैं जो हम आपके साथ करेंगे, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ थ्योरी को पढ़ाकर आपके कोर्स को पूरी तरह मजबूत करेंगे 10th आईसीएसई बोर्ड एग्जाम्स और 12th आईएससी बोर्ड एग्जाम्स के लिए। हम आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी करा रहे हैं, एनसीईआरटी कोर्स नहीं पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशंस को फॉलो कर रहे हैं, उसे टारगेट कर रहे हैं, तो हमें फॉलो करिए, आपको बहुत 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 फायदा होगा। क्लास 10th आईसीएसई इंपॉर्टेंट है। 10th आईसीएसई में हम काम कर रहे हैं। चैप्टर साउंड चल रहा था और 2-3 लेक्चर्स हम कर चुके थे। आज एको का न्यूमेरिकल्स का सेशन है। हम इस एको और रेवर्बरेशन टॉपिक को हम पहले कर चुके हैं, तो थ्योरी तो पहले से ही डन है। जो पार्ट बचा हुआ है वो एको के न्यूमेरिकल्स हैं। हालांकि मुझे प्रॉब्लम सेशंस इन टॉपिक्स के बाद लेने हैं, लेकिन क्योंकि एको में कॉन्सेप्ट के नाम पर एक फॉर्मूला है, देयर आफ्टर उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ही हैं, तो एको का कॉन्सेप्ट समझ ही दिमाग में तब आएगा या सेटल तब होगा जब उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स लगा लिए जाए। इसलिए इन बिटवीन आज हम लेक्चर्स लेकर आए हैं न्यूमेरिकल के। देखो पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है। A sound produced on the surface of lake takes 4.5 seconds to reach the boatman. How much time will it take to reach a diver inside water? At the same distance, if the speed of sound in water is 4.5 times the speed of sound in air. आपके पास वाटर की सरफेस है, यहाँ पर कहीं इस तरह की कोई बोट है, यहाँ पर इसमें कोई बोटमैन खड़ा हुआ है, नीचे पूरी तरह से आपको पता है कि आपने वाटर फैला रखा है, मतलब ये है तो लेक है, क्या है, लेक ही, तो कोई लेक है। यहाँ पर आपने कोई साउंड क्रिएट किया, तो ये साउंड यहाँ भी चल कर गया, कलर बदल देते हैं, ये साउंड यहाँ भी चल कर गया, इसने डी डिस्टेंस देखा और कह रहा है सेम डिस्टेंस पानी के अंदर, यानी यहाँ भी कोई ऑब्जर्वर है और यहाँ से साउंड यहाँ भी पहुंचा और ये डिस्टेंस भी कितना है, डी। अच्छा, इस तक पहुंचने में समय जो लगा वो 4.5 सेकेंड्स लगे। यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ये बताओ। तो एयर में जब साउंड चलेगा तो v1 स्पीड से और यहाँ पर v2 स्पीड से। आप जानते हैं कि वाटर में स्पीड 4.5 टाइम्स है, यानी कि v वाटर जिसे v2 लिख रहे हैं वो 4.5 टाइम्स v एयर के बराबर है। ठीक, अब इसे देखिए, हम इस बात को जानते हैं कि v1 यानी कि एयर, v1 का मतलब एयर में जो साउंड की स्पीड है, स्पीड का फॉर्मूला बनेगा बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम को दे रखा है 4.5। अब इस वाले कॉन्सेप्ट को उठा लो, इस केस को, v ऑफ वाटर, वाटर के लिए क्या लिखोगे, डिस्टेंस उसने कहा है कि बराबर है और समय के बारे में पता नहीं, तो हमें पसंद ना आए तो ये इक्वेशन यूज कर लीजिए v ऑफ वाटर की जगह, तो हम लिख लेते हैं 4.5 टाइम्स v ऑफ एयर इक्वल टू डी अपॉन टी। इसे इक्वेशन 1 बोल दो और इसे इक्वेशन 2 बोल दो, और फिर क्या कहो कि 1 डिवाइडेड बाय 2। आप 2 को 1 से डिवाइड करो, 1 से 2 को डिवाइड करो, बेसिकली एक ही बात है। v एयर डिवाइडेड बाय 4.5 टाइम्स v एयर इक्वल टू d बाय 4.5 डिवाइडेड बाय d बाय t। d से d कैंसिल और ये नीचे वाला t ऊपर, v एयर से v एयर कैंसिल, तो आपके लिए ये आ गया बेटा 4.5 इक्वल टू t अपॉन 4.5। तो लॉजिकली ये भी डिवाइड हो गया, तो टाइम की वैल्यू आपके लिए आ रही है बेटा 1 सेकेंड, एंड यू गेट द रिजल्ट, और यही आपका बेटा आंसर। तो बड़ा आसान सवाल है, सारे ही न्यूमेरिकल बेटा ऐसे होते हैं, आसान होते हैं। आप सही कॉन्सेप्ट सोच पाएंगे वो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन की थ्योरी को पढ़कर डिकोड करेंगे क्या हो रहा है, तो आसानी से काम हो जाता है। चलिए आगे देखिए। A boy hears an echo
of his own voice from the distant hill after 1 second. The speed of sound in air is 350 meters per second. What is the distance of hill from the boy? सवाल अच्छा है। यहाँ पर कहीं boy है, यहाँ पर कहीं hill है, पर दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो d है। ध्यान रखिए सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं, जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ें और सॉल्व करें और अगर कोई डायग्राम आपके दिमाग में आ रहा है तो उसे पेपर में लिख लीजिए। साउंड इस सोर्स से रिफ्लेक्टर तक जाएगा और रिफ्लेक्टर से सोर्स तक वापस आएगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड कितना होगा उसके बारे में विचार करो। तो डी जाना, डी आना, 2d। कितना समय लगा भाई इसका? 1 सेकेंड लगा। तो हम कहेंगे टाइम कितना लगा? 1 सेकेंड लगा साउंड को जाने और वापस आने में। और साउंड की स्पीड कितनी दी हुई है? 350 मीटर्स पर सेकेंड। हम जानते हैं कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो आप डिस्टेंस की जगह तो 2d लिखेंगे, स्पीड की जगह 350, डिस्टेंस की जगह बेटा 2d और टाइम कितना है? 1। तो 2d की जो वैल्यू है वो आ गई बेटा 350 और 350 को आप काट दीजिए तो मेरे हिसाब से जो d की वैल्यू है वो 175 मीटर्स आ रही है। खेल खत्म, पैसा आ जाए। बॉय और हिल के बीच की दूरी आ गई। आसान सवाल है। काम को शुरू करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि कोई राडार है। सबसे पहले तो आपको राडार समझना चाहिए कि क्या होता है। तो राडार को समझते हैं पहले। चलो देखो क्या चीज होती है राडार, वो देखना। राडार का मतलब रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये इसका फुल फॉर्म है। पेपर में तो भाई साहब फुल फॉर्म भी पूछा गया है। क्या चीज है? एक एंटेना है जिस एंटेना पर आपने क्या सेट कर रखा है कि यहां से कुछ रेडियो वेव्स निकलेंगी। कौन सी वेव्स निकलेंगी बेटा? रेडियो वेव्स निकलेंगी। प्रॉब्लम की बात यह है कि रेडियो वेव्स क्या होती हैं, अगर ये मालूम ना हो तो बात नहीं बनेगी। और आप जानते हैं स्पेक्ट्रम चैप्टर में पढ़कर आए हैं कि रेडियो वेव्स हमारी जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं और ये वेव्स एग्जैक्टली उसी स्पीड से चलते हैं जिस स्पीड से लाइट चलती है। ये सब बिल्कुल आइडेंटिकल चीजें, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। अब अगर कोई कुछ इस तरह का एक क्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट है, और वो उसे खिड़कियां बना देते हैं और वो आगे आ रहा है, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ से रेडियो वेव जाती है और फिर रेडियो वेव टकरा कर वापस आती है और इसे डिटेक्ट किया जाता है। वेव को भेजा और वेव को वापस डिटेक्ट किया, तो उससे ये मालूम चलता है कि यार स्पेस में इस जगह पर कोई ना कोई एक स्पेस क्राफ्ट मौजूद है, यानी कि कोई हेलीकॉप्टर, कोई एरोप्लेन, कोई फाइटर जेट है, कोई तो अननोन ऑब्जेक्ट हमारे सामने आया है। तो आप किसी भी हवा में उड़ने वाले एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर एक्सेट्रा की लोकेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं इसकी मदद से। रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करने का कारण ये है कि जितने भी इस तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी फाइटर जेट ही लगा लो, वो 1000-2000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ते हैं, बहुत तेज स्पीड है उनकी। तो आप अगर कोई ऑर्डिनरी साउंड यूज करेंगे तो साउंड की स्पीड से ज्यादा तो यही तेज दौड़ रहे हैं, तो ये लगातार अपनी लोकेशन चेंज करते रहेंगे, उनको भी ट्रैक नहीं कर पाएंगे कहाँ है, क्योंकि हम स्पीड ऑफ लाइट के बराबर चलने वाली वेव का इस्तेमाल कर रहे हैं, रेडियो वेव का। तो इस रेडियो वेव की स्पीड ज्यादा होने की वजह से इंस्टेंटेनियस रिफ्लेक्शंस आपको मिलते हैं और आप बहुत कम टाइम में डिटेक्ट कर पाते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ है। यानी कि पहली बात, इसमें रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होता है। ये सवाल भी बोर्ड में पूछा गया है कि कौन सी वेव्स का इस्तेमाल होता है। दूसरा, स्पेस क्राफ्ट्स। स्पेस क्राफ्ट्स का मतलब आप स्पेस में मत चले जाइए,
स्पेसक्राफ्ट का मतलब जितने भी हेलीकॉप्टर एक्सेट्रा है ना, एरोप्लेन करना चाहिए, एरोप्लेन एक्सेट्रा को डिटेक्ट करने के लिए कि वो कहां है, सॉरी, ये इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। बस इतना ही, और कुछ खास नहीं। इंपॉर्टेंट बात है इसका फुल फॉर्म, दूसरा है रेडियो वेव्स, और तीसरा है किसको ढूंढा जाता है। सॉरी, ये था। चलो पिछले सवाल पे आते हैं, रडार की बातें करते हैं। तो लॉजिकली उसमें स्पीड भी दे रखी है रेडियो वेव्स की, तो ऐसा कोई चमत्कार नहीं है, क्वेश्चन में दे रखा। रडार है जो कि किसी रिफ्लेक्टेड वेव को डिटेक्ट करता है, किसी भी एनिमी एरोप्लेन को, मैंने आपको बताया, आफ्टर टाइम ऑफ इंटरवल ऑफ 0.02 मिली सेकेंड्स। अभी इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको इरेज कर देता हूँ ताकि आप इसको पढ़ पाए। 0.02 मिली सेकेंड्स, इसे इग्नोर नहीं करना। तो जो समय लग रहा है, अब यहाँ पर एको का वो स्टोरी काम नहीं करेगी कि 0.1 सेकेंड से पहले साउंड नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम थोड़ी सुन रहे हैं। रडार की कहानी तो रडार का एंटीना देख रहा है दोबारा, तो उसके पास अपने ब्रेन जैसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। तो जो समय लग रहा है वो 0.02 मिली सेकेंड्स का है, और मिली के लिए अगर तुम देखोगे तो 10⁻³ का फैक्टर यूज किया जाता है, उसे सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया। जो वेव की स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड की। यही चीज कह रहा है कि बताओ कितनी डिस्टेंस पर एरोप्लेन था रडार से। तो हमने कहा कि मान लो हमारा रडार यहाँ था, डायग्राम नहीं बना रहे, डॉट से दिखा रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास एरोप्लेन है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, d। तो हमारा साउंड d गया होगा, और हमारा साउंड नहीं, सॉरी, रेडियो वेव्स d वापस आई होंगी। तो डिस्टेंस कितनी चल रही है, रेडियो वेव 2d, समय कितना लग रहा है, t, डिवाइड मारोगे तो क्या आएगी, स्पीड। रेडियो वेव्स की स्पीड यूज करोगे तो 3 × 10⁸। d के बारे में जानकारी नहीं, t को देखोगे तो लिखोगे 0.02 × 10⁻³ तो बच्चा 2d की वैल्यू तुम लिखने लग जाओगे 0.02 × 10⁻³ × 10⁸ × 3। यही तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इसको ऊपर ले गए। अब 10⁻³ और 10⁻+8 कैंसिल करोगे तो 10⁵ आएगा। मेरे हिसाब से इसमें कोई चमत्कार नहीं है। ये 2 डेसिमल अगर हटा दो, इसको भी काट दोगे तो 2 डेसिमल हटाने का मतलब 2 पावर हटाई, 10⁻³ बचा। तो हमारे पास बच रहा है 2d = 2 × 3 × 10⁻³। भाई साहब इसको काट दीजिए, तो d = 3 × 10⁻³ मीटर्स, और तुम जानते हो कि 10⁻³ जो है वो तो किलो होता है, तो 3 किलोमीटर के बीच की दूरी थी, यानी रडार से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर हमारा एरोप्लेन था। ये सवाल का जवाब। तो इस तरह से सवाल को करना है। अगला देखिए, एक मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ वर्टिकल क्लिफ फायर्स अ गन, ही हियर्स एको आफ्टर 3 सेकंड्स। तो ध्यान से सुनिए, एक व्यक्ति बनाइए, सामने क्लिफ बनाइए, ये फायर करता है और एको सुनाई देता है 3 सेकंड्स में। मुझे नहीं पता इसकी दूरी कितनी है, तो मैं जानबूझ के कितनी मान लेता हूँ बेटा, d। अब क्या कह रहा है आगे, ऑन मूविंग क्लोजर टू द क्लिफ बाय 82.5, बाय इंपॉर्टेंट शब्द है। ये भी देखना है कि पास जा रहा है कि दूर जा रहा है, तो कह रहा है क्लोजर टू द क्लिफ, यानी क्लिफ की तरफ चल रहा है। कितना चल रहा है, 82.5 मीटर। अगर वो कहते क्लोजर टू द क्लिफ टू 82.5, अगर यार 2 शब्द लगा होता तो इसमें इसका मतलब क्लिफ से 82.5 की दूरी थी, लेकिन वो कह रहा है बाय, इसका मतलब ये कि चलकर 82.5 जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये दूरी 82.5 की है। 2 आदमी नहीं है, एक ही आदमी की 2 पोजीशंस हैं। इस वजह से ये जो दूरी है वो 82.5 जो है वो d से घटाने पर हमें मिलेगी। फिर से फायर करता है गन को, और जो 2.5 सेकंड्स में आपको एको सुनाई देता है। तो खेल तो सारा ये है बच्चों कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि पहले वाले केस में लगाइए तो v = 2d/t, यही फॉर्मूला में डिराइव किया, यही यूज कर रहे हैं। तो स्पीड ऑफ साउंड तो हमें नहीं पता, डिस्टेंस भी हमें नहीं पता, लेकिन टाइम पता है 3, इसे छोड़ दीजिए। सेकंड केस को लिखिए, तो सेकंड केस में भी
जो साउंड है वो d माइनस 82.5 आगे जाता है और d माइनस 82.5 पीछे आता है। ये तो कॉमन सेंस है कि v इक्वल टू ट्वाइस ऑफ d माइनस 82.5 होल डिवाइडेड बाय टाइम, और टाइम कितना है बेटा 2.5 हमारा टाइम है, ठीक। ये भी है, और इसे आप सेकंड इक्वेशन बोल दीजिए। ये भी स्पीड ऑफ साउंड और ये भी स्पीड ऑफ साउंड, और दोनों तो एक ही, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड थोड़ी बदल जाएगा, वो तो वही रहेगा हवा में। इस वजह से हम ऐसा सोच सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से अगर तुम विचार करोगे तो तुम अच्छी चीज देख पाओगे कि v और v बराबर है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर होगा। तो तुम लिखोगे 2d/3 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ d माइनस 82.5 होल डिवाइडेड बाय 2.5। 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया 2.5 इक्वल टू 3d माइनस 3 इंटू 82.5। अब भाई साहब इसको इधर ले जाइए और इसको इधर ले आइए, एंड यू विल गेट 3 इंटू 82.5 इक्वल टू 3d माइनस 2.5d। तो ये तो बन गया 0.5d, और 0.5d का मतलब होता है 1/2। जस्ट ऊपर भेजिए इसे, यू विल गेट d इक्वल टू 2 टाइम्स 3 टाइम्स 82.5। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0, ठीक, 2 2 जार 4 और 1 5, 2 8 जार 60, 165 आंसर आ रहा है इंटू 3, और 3 से मल्टीप्लाई करो 15, डी की वैल्यू कितनी आ गई 495 मीटर्स। मेरा ऐसा मानना है कि आपको ये कैलकुलेशन भी समझ में आई होगी और बेसिक आइडिया भी क्लियर होगा कि स्पीड ऑफ साउंड के अगर दो केसेस बना के उसने दिए हों तो हम दोनों केसेस में स्पीड ऑफ साउंड को इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि साउंड की स्पीड मीडियम ना बदलने पर कांस्टेंट रहती है। अगला सवाल देखिए, बॉय इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ वॉल एट डिस्टेंस ऑफ 85 मीटर, produces 2 claps per second. He notices that the sound of his clapping coincides with the echo. The echo is heard only when clapping is stopped. Calculate the speed of sound. इतना सिंपल है। कह रहा है क्यों ताली बजाता है, फिर एक ताली बजाता है, फिर एक ताली बजाता है, फिर एक ताली बजाता है। तो पहली क्लैप का जो एको आना है, जब वो एको हमारे कानों में आएगा तुरंत ही दूसरी ताली बजा देंगे, दोनों कोइंसाइड करेंगे। यानी एक क्लैप से दूसरे क्लैप का जो टाइम है वही टाइम एको का है। सवाल में क्या बोला गया है, अ बॉय फलाना 2 क्लैप्स पर सेकेंड। 2 क्लैप 1 सेकेंड में अगर बज रही हैं तो एक क्लैप कितनी देर में बजेगी, तो हम कहेंगे 2 क्लैप्स 1 सेकेंड में। तो साहब एक क्लैप कितनी देर में, 1/2 सेकेंड्स में। तो एक क्लैप बज चुकी, अब इसके बाद अगली वाली क्लैप आने में जितना समय लगा उतना ही समय तो एको को भी लगा, यानी एक क्लैप बजने में कितना समय लगता है वो देखना है। तो एक क्लैप में तो आधा सेकंड लगता है। अच्छा, यानी टाइम सीधा सीधा लिख लिया हम लोगों ने 1/2 सेकेंड्स। अब कह रहा है कि जो डिस्टेंस है वो 85 मीटर्स की है, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। और उसके बाद कह रहा है स्पीड ऑफ साउंड बताइए, तो आप v इक्वल टू 2d/t वाला फॉर्मूला अप्लाई करिए। फिर बच्चा पूछता है कि सर 2d/t क्यों लगा रहे हैं, d तो आपने 85 लिखा है, अरे d जाएगा साउंड और d वापस भी तो आएगा क्योंकि एको सुनना है। तो v की वैल्यू क्या बनेगी, 2 टाइम्स 85 डिवाइडेड बाय टाइम इज 1/2 को ऊपर भेजिए, तो 2 इंटू 2 इंटू 85 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे यू विल गेट 170 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे यू विल गेट 340 मीटर्स पर सेकंड। बड़ा सोच समझ के डेटा बनाया है, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर होता है, इस वजह से डेटा ऐसा है। आई होप आसान सवाल है और रिप्रेजेंटेशन ऐसा रखे तो कोई परेशानी नहीं है। अगला देखिए, अ बॉय स्टैंड्स 60 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ टॉल वॉल एंड क्लैप्स। एक लड़का है 60 मीटर
कि दूरी पर खड़ा होता है और ऊंची सी वॉल ताकि वो रिफ्लेक्ट कर पाए, क्लैपिंग करता है। द बॉय कंटिन्यूज टू क्लैप एवरी टाइम एन एको इज हर्ड। वही पुराने कॉन्सेप्ट कि बॉय क्लैपिंग कर रहा है और जैसे ही क्लैप हो जाता है उसका अगला वाला क्लैप जब आता है तभी एको सुनाई देता है। अब इस वाले क्लैप का जब एको आएगा तो तीसरी क्लैप आ जाएगी, अब इस क्लैप का जब एको आएगा तो चौथी क्लैप आ जाएगी, एंड ही कंटिन्यूज दिस। अनदर बॉय फाइंड्स that the time taken between first and 51st clap is 18 seconds। ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्लैप तो 51st क्लैप इक्वल टू 18 सेकेंड्स। ध्यान से सुनना बेटा, ये तो क्लैप का संख्या है 51। जब आप पहली क्लैप बजाते हैं तब आपको सेकंड क्लैप के टाइम पे उसका एको सुनाई देता है, फिर सेकंड के जो एको है वो थर्ड क्लैप पे सुनाई देता है, इसी तरह फोर्थ का एको फिफ्थ क्लैप पे सुनाई देता है, इसी तरह 50th का एको 51st पे सुनाई देता है। और 51st वाले क्लैप का एको आया ही नहीं क्योंकि 51st क्लैप में 18 सेकेंड्स लग रहे हैं। कहीं लिखा है यहाँ पे, कहीं लिखा है, ये लिखा है 18 सेकेंड्स लग रहे हैं। ये जो बच्चों 18 सेकेंड्स आपके लग रहे हैं ये 51 क्लैप्स में लग रहे हैं। 51 जो क्लैप हुई हैं उनमें आखिरी वाली क्लैप का एको आना बाकी है, अब वो आएगा पर वो अभी आया नहीं है। तो 51st क्लैप पर किसका एको आया? 50th वाले का एको आया, यानी कितने एको सुनाई दिए? 50 एको सुनाई दिए। तो जब टाइम हम सवाल में एको का लगाएंगे तो एको की संख्या गिनेंगे कि क्लैप की? हम कहेंगे एको की संख्या गिनेंगे। तो लॉजिकली अगर 51st है तो हम कहेंगे ऐसे लिखेंगे, एको ऑफ फर्स्ट क्लैप is heard on second clap, ऐसे लिख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में थ्योरी में लिखकर दिया गया था ये, है ना? और इसी तरह हम इसको और आगे बढ़ा लेते हैं और लिखेंगे echo of 50th clap is heard on 51st clap। तो इसका मतलब 51st क्लैप तो सुनाई दिया लेकिन 51st क्लैप का एको सुनाई नहीं दिया। तो नंबर ऑफ एकोज हमारे पास कितने निकल आए? 50 नंबर ऑफ एकोज, क्योंकि 50 ही तो वो हैं क्लैप जिनका एको हम सुन पाए। इस कारणवश आप कहेंगे 50 एकोज जब आपको सुनाई दिए तो उनमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 18 सेकंड लगते हैं। तो एक एको जब होता है तो उसमें 18/50 सेकेंड्स लगेंगे। आप इसे सॉल्व करके 9/25 सेकेंड्स लिख लें तो भी बुराई नहीं है, आपने कर लिया। अब आगे सवाल लिखते हैं, क्या कहता है? 60 मीटर की दूरी पर है, यानी d इक्वल टू 60 मीटर है। स्पीड ऑफ साउंड निकालना है। एक एको में कितना टाइम लग रहा है वो भाई साहब तुम निकाल चुके हो। तो मेरा ऐसा मानना है, फॉर्मूला फिर से वही है, v इक्वल टू 2d/t। फॉर्मूला लगाइए और आगे बढ़ जाइए। v इक्वल टू 2 इंटू डी का मतलब 60 डिवाइडेड बाय टाइम इज 9/25। सॉल्व कर लीजिए, बस आंसर आ जाएगा मीटर्स पर सेकेंड। अब इसको सॉल्व तो नहीं कर रहे आप, है ना? जस्ट डू इट योरसेल्फ। ये क्वेश्चन करिए आप लोग। तो बेसिक आइडिया ये, जहां पर भी बहुत ज्यादा लिखना था, समझाना था, वो मैंने बताया आपको। बिल्कुल आसान सी बात है कि अगर एक ताली का एको, एक क्लैप का एको अगले वाले क्लैप पर कोइंसाइड कर रहा है तो अगले क्लैप का एको उसके अगले पे करेगा। और 51 क्लैप्स आपने सुनी है तो इसका मतलब 52 वाली क्लैप नहीं सुनी ना। 52 वाली क्लैप नहीं सुनी, इसका मतलब 51st वाले का एको भी तो आपने नहीं सुना है। तो एको तो आपने 51 नहीं सुने ना, एको तो आपने 50 सुने। तो आप यहाँ पर टाइम क्योंकि एको का निकालना चाहते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले में एको का टाइम रखना चाहते हैं, तो यू मस्ट नो कि 18 सेकंड 51 क्लैप में गए हैं और उसका उल्टा आप सुने कि 50 एको में गए। यही सवाल को डिकोड करने का एक तरीका था, बाकी तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, आई होप आसान होता है। A person is standing between the two vertical cliffs and 640 meter away from the nearest cliff। एक आदमी है, वो क्लिफ नहीं क्लिफ्स के बीच में खड़ा है। इसका मतलब यहाँ भी कोई क्लिफ है, यहाँ भी कोई क्लिफ है, इनमें से कोई नियर है या नियरेस्ट है।
तो नियरेस्ट क्लिफ बोल देते हैं इसको, मतलब ये वाली क्लिफ पास में और ये वाली दूर। जो क्लिफ पास में है वो 640 मीटर्स की डिस्टेंस पर है, इंपॉर्टेंट है। आगे कह रहा है he produces the sound, he hears first echo after 4 seconds। so logically जो पास में है echo वहीं से पहले आया होगा, तो साउंड का जाना और साउंड का आना और समय का लगना 4 सेकंड। फिर कह रहा है एंड द सेकंड echo 3 seconds later। तो ये मत समझना कि सेकंड echo जो है वो 3 सेकंड में सुनाई दे रहा है, इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करने वाली बात है कि सेकंड echo पहले वाले के 3 सेकंड बाद सुनाई दे रहा है। अर्थात अगर पहला वाला 4 में सुनाई दे रहा है तो दूसरा वाला echo इसके 3 सेकंड बाद यानी स्टार्टिंग से 7 सेकंड में सुनाई दे रहा है। मैं इस डिस्टेंस को d बोल देता हूं, तो ये d निकालना है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, द डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ्स। बिटवीन द क्लिफ्स डिस्टेंस निकालने के लिए आपको d पता होना चाहिए, फिर हम ऐड कर देंगे 640 से क्लिफ्स की डिस्टेंस आ जाएगी, तो टारगेट है d निकालना। साउंड की स्पीड नहीं पता, हमें सब पता है। इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में तोड़ो, एक ये वाला और एक ये वाला, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 देखो, सिर्फ इस echo को सुनो, तो v इक्वल टू 2d/t, d कितना 640, टाइम कितना 4, इसको काटिए 2, इसको काटिए 320। तो सबसे पहले क्या चीज निकल आई आपने, v इक्वल टू 320 मीटर्स पर सेकेंड। पहला सवाल तो यहीं पर लग गया। जो दूसरा पार्ट है उस पर भी विचार करते हैं। अगला पार्ट कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ्स, और डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ्स जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट कर रहे हैं वो एक्चुअली 640 प्लस d है। तो जब तक d के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक हम कैसे निकाल पाएंगे। तो सेकंड पार्ट को बेटा यहां सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट के लिए हम कहेंगे डिस्टेंस ली गई 2d, टाइम लिया गया 7 एंड अगेन द स्पीड इज 220 की 320 हम निकाल चुके हैं। तो क्या करो, टाइम इसको काटो 160, तो d की वैल्यू आई 160 इंटू 7 0 42 11 मीटर्स, ये d आ गया। तो जो कैपिटल D है वो है 640 प्लस 11 20 0, उसके बाद 4 2 6 और 6 और 1 7, और ये दिस इज द डिस्टेंस। मेरे हिसाब से बेसिक आइडिया, अब सिंपल तरीके से ऐड करें 1 बाय 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला क्या, इन अ सोनार अल्ट्रासोनिक वेव्स आर सेंट इनटू, ओह सोनार भी पढ़ाना पड़ेगा। आओ 2-4 मिनट सोनार पे ज्ञान लें। सोनार नहीं है भैया, सोनार है, इसको बोलते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग क्या है, हम पानी के अंदर अगर किसी को डिटेक्ट करना चाहें तो हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, ये तरीका है। फिर से वही 3 बातें, किन चीजों को डिटेक्ट करना है, तो दूसरे एनिमी कंट्रीज की जो सबमरीन्स हैं उन्हें डिटेक्ट करना है, नीचे कहीं समुद्र के अंदर कोई बड़ी बॉडी है उसे डिटेक्ट करना है, कोई आइसबर्ग है क्योंकि ऊपर बर्फ कम नीचे बहुत ज्यादा होती है, 9th क्लास में पढ़कर आए हैं, तो वो कोई आइसबर्ग नीचे तो नहीं है उसको डिटेक्ट करना है, कोई बड़ा ऑब्जेक्ट तो नहीं है उसे डिटेक्ट करना है। तो पानी के अंदर अंडर वाटर डिटेक्शन के लिए इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का इस्तेमाल करते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होता है, ऐसा साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, तो ऐसी फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक कहलाती है। सोनिक वो जो सुनाई दे सकती है, अल्ट्रासोनिक वो जो सुनाई देने वाली रेंज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की है, इंफ्रासोनिक वो जो सुनाई देने की रेंज से कम यानी 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी की है। ये मिटा जाता है, सुनाई भी नहीं देता तो भी ठीक है, क्या परेशानी है। अंडर वाटर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन,
ये डिटेक्ट करती है, ठीक है। प्रिंसिपल कौन सा है इसको, किस प्रिंसिपल को फॉलो करती है, अगेन वही प्रिंसिपल ऑफ एको। क्या कॉन्सेप्ट है इसका, अगेन वही है। मान लो कि हमने यहाँ पर अपना सोनार लगा रखा है, सोनार नीचे साउंड भेज रहा है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ से टकरा कर आया और हम नहीं सुन रहे क्योंकि अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन नहीं सकते, तो मशीन ही उसे रिसीव कर रही है। अगर डिस्टेंस d है तो साउंड आया भी d और गया भी d, तो रिसीवर ने कहा कि मान लो t टाइम लगा रिसीव करने में, तो अगेन 2d by t इक्वल टू v, तो d इक्वल टू क्या बनेगा, vt by 2। तो बेसिक आइडिया ये है कि स्पीड ऑफ साउंड तो हमें पता ही है कि वाटर में कितना है, 1450 1450 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लगा है डिटेक्शन की बात है, वो एक्सपेरिमेंट का चीज है, हमारे मशीन ने डिवाइस किया तो पता चला कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूर है। ये कहानी सोनार की। चलिए, कॉन्सेप्ट क्योंकि एको का ही है तो कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है। सी वाटर में स्पीड लिखी है 1450 और जो सिग्नल रिसीव हो रहा है वो लिखा है 2 सेकेंड्स में, तो डिस्टेंस बता देनी है। अगेन फॉर्मूला वही है बेटा, d इक्वल टू vt बाय 2। अब मैं इसमें और तमाशा इसलिए नहीं कर रहा हूँ, उसका कारण ये है कि नीचे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया आपको, है ना, कि vt बाय 2 होता है। v की वैल्यू 1450 है और t की वैल्यू 2 सेकेंड्स है, डिवाइडेड बाय 2, ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा 1450 मीटर्स। तो हमारा ऑब्जेक्ट सोनार जहां से भी सिग्नल भेजा गया है वहां से 1450 मीटर्स की गहराई में। अगला देखते हैं, बेसिक आइडिया है, देखते चलिए। कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस इन एयर रिक्वायर्ड बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्स्टेकल टू हियर एन एको। एको सुनने के लिए ऑब्स्टेकल और रिसीवर के बीच में कितना गैप होना चाहिए। मैंने आप लोगों को पढ़ाते वक्त ये बात बताई थी कि स्पीड ऑफ साउंड आप कितनी ले रहे हैं, मिनिमम डिस्टेंस उस पर डिपेंड करती है, तो v इंपॉर्टेंट है। आप फिर से v की वैल्यू देखें तो आप लिखेंगे बेटा 2d अपॉन t, ठीक। आप इधर से अगर d निकालने लग जाएंगे तो d की वैल्यू फिर से वही बनेगी बेटा vt अपॉन 2। क्वेश्चन में दे रखा है कि जो स्पीड है वो 350 लेनी है और मुझे पता है कि अगर d की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो फिर एको जल्दी से जल्दी आ रहा होगा, तो टाइम भी बेटा हमारे लिए कैसा रह गया होगा, मिनिमम। और मिनिमम टाइम जिसमें ह्यूमन ईयर एको सुन सकता है वो 0.1 सेकंड से, कंडीशन कभी नहीं बदलती, डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ रहा है 17.5 मीटर्स, ठीक। 17.5 मीटर, आप 17 मीटर नहीं, 17 मीटर मुझे किताब लिखकर देती है, वो तब है जब 340 मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ साउंड लिया जाता है। अच्छा साहब, अगले पे आइए। What should be the minimum distance between the source and reflector in water so that the echo is heard distinctly? और वाटर में स्पीड ऑफ साउंड ये दे दिया, सवाल वही है, बस स्पीड जो है वो बदल देनी। तो d का जो फॉर्मूला है वो बन गया बेटा vt by 2, और क्योंकि हम सुन रहे हैं एको, कोई मशीन ऑब्जर्व नहीं कर रही तो किसी भी टाइम में रिजॉल्व कर लेगी। हम जो रिजॉल्व कर रहे हैं 0.1 सेकंड्स में कर रहे हैं, तो स्पीड 1400 है, टाइम 0.1 है, एंड दिस इज 2। तो अगर आप इसको हटाना चाहें तो एक 0 हटा देंगे, 140 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास 70 मीटर आ जाएगा, एंड यू विल हैव 70 meters of minimum distance between the source and the reflector such that the source itself can hear echo. अगला देखें, a man is standing 25 meters away from the wall and produces sound and receives the reflected sound. तो 25 मीटर बेसिकली 17 मीटर 17.5 मीटर से ऊपर है, तो लॉजिकली echo सुनाई दे रहा है। Calculate the time after which he receives the reflected sound if the speed of sound in air is taken as 350 मीटर पर सेकंड। तो ठीक है, v की वैल्यू अगर आप देखें तो वो 2d by t है, और फिर अगर आप इसी को आगे बढ़ाकर t की वैल्यू लिखना चाहें तो आप उसे 2d by v लिख देंगे। फिर आप 2 तो 2 रहने दें, d की जगह आपको डिस्टेंस 25 दी है, स्पीड वो खुद से 350 बोल रहा है, तो ठीक है, हो गया सॉल्व, खेल खत्म हो गया, इसमें क्या परेशानी है। तो 25 से काटने पीटने की कोशिश करो, तो आपको 25 से 4 बार काटोगे तो 100 मिलेगा, ऐसे 4 4 4 काटोगे तो तुमको 300 मिलेगा, मतलब 12 हो गया, और 2 बार और तो बेसिकली ये हो गया 350, यानी कि 14 टाइम्स कटेगा, यानी कि 1/7 सेकेंड्स। तो जो टाइम लग रहा है वो 1/7 सेकेंड्स है, और जो मिनिमम टाइम हमें एको सुनने के लिए चाहिए होता है वो 1/10 सेकेंड्स होता है। क्योंकि हमारा वाला टाइम मिनिमम टाइम से ज्यादा है,
तो पक्का पक्का हम एको सुन रहे हैं, तय बात है। क्या कह रहा है? एक्सप्लेन द आंसर, विल ही बी एबल टू हियर द डिस्टिंक्ट एको? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि मिनिमम टाइम से ज्यादा टाइम में एको आया है। एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं और देखिए, एक राडार है, वो एक सिग्नल भेजता है, वही रेडियो पे, उसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड रहेगी। कितनी डिस्टेंस पे एरोप्लेन है? 45 किलोमीटर। हम किलोमीटर्स को पसंद नहीं करते हैं, डिस्टेंस को पसंद करते हैं मीटर्स में, तो 45 किलो की जगह 1000 एंड दिस इज मीटर्स। स्पीड आपको दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और कह रहा है कि कितने टाइम में वो एको सुनाई देगा या फिर सिग्नल रिसीव हो जाएगा। तो टाइम का यही फॉर्मूला आप लगा लीजिए बच्चा, ऊपर आपके सामने लिखा हुआ है 2D/V। 2 ऐसा ही है, 45,000 है, आपके पास 3 × 10⁸ है, 3 0 से काटोगे तो 5 बचेगा, इससे काटोगे तो 15 आएगा, 15 और 2 मेरे बच्चे 30 आएगा, नीचे 10⁵ है, एक से और काट दोगे तो 10⁴ बचेगा। लॉजिकली मेरे पास आंसर आएगा 3 × 10⁻⁻⁴ सेकेंड्स। मैं इसको इस तरह लिख लूं कि 0.3, तो ये 10⁻³ बेटा -3 सेकेंड्स हो जाएगा। और तुम एक बात जानते हो कि 10⁻³ सेकेंड तो मिली सेकेंड होता है, तो यू विल बी राइटिंग 0.3 मिली सेकेंड्स, और ये आपका वो टाइम है जितने टाइम में सिग्नल वापस रिसीव हो जाएगा। तो ये कुछ सवाल हैं जो हमने किए। लास्ट वाला क्वेश्चन आप फिर से देख लीजिए, और इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चंस हमने आज लगाए, इन्हीं की अप्रोच से खुद से सॉल्व करें, है ना। तो ये एक बढ़िया सा सिस्टम है जिसमें हम आपको होमवर्क के तौर पे कोई क्वेश्चन दे रहे हैं, आप अप्लाई कीजिएगा। पहली बार अगर पढ़ रहे हैं तो जितने क्वेश्चन लगाए हैं इन्हीं के अप्रोच को देखिए, यही फॉर्मूला अप्लाई करिए, बिलीव मी ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन हो जाता है देन एवरीथिंग इज जस्ट ओके। आज के लेक्चर को यहाँ खत्म करते हैं। हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आज लगाई हैं, 14-15 प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स हमने कवर करी है। क्लैप्स वाली प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिफ्लेक्टर की तरफ चलने वाली प्रॉब्लम में बॉय चल के चला जाता है, उसकी तरफ 82.5 मीटर्स, वो प्रॉब्लम बहुत अच्छी है, इंपॉर्टेंट है। ये अच्छी प्रॉब्लम्स लगाने के बाद मेरे हिसाब से एको का कॉन्सेप्ट और उनके प्रॉब्लम्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब साउंड चैप्टर के डिफरेंट और कॉन्सेप्ट्स हम अगले लेक्चर में लेके आएंगे, आज के लेक्चर को सेपरेट रखते हैं। साउथ सिटी पीसीएमबी को जितना हो सके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, आपको यहाँ पर बड़े आराम से, चीख चिल्ला के नहीं, इत्मीनान से काम का कोर्स पढ़ा रहे हैं। जो यहाँ पढ़ाया जाएगा वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में आएगा। काम की नहीं चीज पढ़िए, वही पढ़िए जो आपके पेपर में आएगा, वही हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस में 110% बेनिफिट देगा, बूस्ट करेगा आपके रिजल्ट को। फॉलो करते रहिए। अगले लेक्चर में मिलेंगे साउंड के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ।